जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेड पेपर 2 का अपना क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है और हमने एक स्टार्ट किया है माइंड मैप को, ठीक है ना। तो माइंड मैप का साइंस का जो पिछला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने दिया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। आप लोग बहुत कमेंट किए कि सर ऐसे ही और पार्ट लेके आइए फिजिक्स और बायो के लिए भी। तो सबसे पहले तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो लोग मन में भी कमेंट किए हैं कि सर पढ़ा देते और तो अच्छा लगता, मैं उन सब की बातों की भी रिस्पेक्ट करता हूं। और मैं आज फिजिक्स का पूरी की पूरी जितना पेपर 2 में आपका आएगा, मैं पूरी कोशिश किया हूं कि सबको 6 से 7 पेज में ही समेटने की कोशिश किया हूं, ठीक है। तो आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, पहला टॉपिक हमने जो लिया है गति का लिया है, ठीक है ना। गति या फिर मोशन क्या होता है, ठीक। मोशन क्या होता है, समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट अगर हम मान लें, अगर ये रहा अपना, एक सेकंड बस रुक जाइए आप लोग। हाँ, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है ना। अगर ये 1 सेकंड में इसको मूव करा के मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो अब ये बोला जाएगा कि ये मोशन में हुआ है, ठीक है ना। इसकी पोजीशन में चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो मेन चीज यही होता है कि पोजीशन में चेंज अगर आ रहा है तो उसे ही क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मोशन में क्या आता है, गति। मतलब गति में 3-4 चीजें बनती हैं। एक तो बोलता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। अब एक समान गति, यूनिफॉर्म को बोला जाता है कि एक समान गति। एक समान गति क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय कर रहा है, जैसे मान लो 5 मिनट में आप, जैसे यहाँ पे देखो, ये रहा आपने यहाँ से ए से, मतलब 5 मीटर चलने में आपने 5 मिनट लिया, अगले 5 मीटर चलने में फिर 5 मिनट लिया, अगले 5 में चलने में फिर 5 मिनट लिया। तो इसे बोला जाता है कि समान समय अंतराल में आप समान दूरी तय कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी जो चाल हो गई वो क्या हो गई, एक समान हो गई, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। वहीं असमान गति की अगर बात करें तो असमान गति क्या होता है ना, जैसे 5 मिनट में आपने पहले 5 किलोमीटर चला, अगले 5 मिनट में ही आपने 10 चल दिया, फिर अगले 5 मिनट में आपने 3 ही चला। तो ये क्या हुआ ना, समान समय में दूरी जो है अलग अलग चल रहे हो, तो इसको बोलते हैं असमान गति, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को उल जलूल चीज़ें नहीं लेके आया हूँ, टू द पॉइंट लेके आया हूँ। कोई ये मत कहना कि ये रह गया वो रह गया, जो आपके पेपर में आने वाला है मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये आ गया दूसरा, स्पीड का फार्मूला एक होता है, चाल क्या होती है, दूरी अपान समय होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी से बनता है कि डिस्टेंस को तय करने की दर को ही उसका क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब देखिए एक आता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। औसत चाल होता है कुल दूरी तय बटा कुल समय जितना लगा वो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है आपका क्या, औसत चाल। अच्छा, इसी में एक चीज और होता है औसत चाल निकालने का, वैसे पीछे आगे मैंने स्लाइड में ले रखा है। जैसे मान लो ए से आपको बी जाना है, ठीक है ना। आपने v1 वेग से ए से बी गए और v2 वेग से वापस आ गए। अगर आप किसी रास्ते को दोहराते हो, जिस रास्ते पे गए उसी पे आते हो, तो इसके लिए औसत चाल का जो एवरेज चाल का फार्मूला होता है वो होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, ये डायरेक्ट लगा करके। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कि मैं इसी क्लास में 2 बार बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने 3-4 सेट में पेपर में देखे हैं, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो आपका टाइम भी बचेगा। यहाँ तक चीज़ें हो गई, माइंड में चीज़ें छप रही हैं ना। तो ऐसे ही देखो, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी देखना आपको कम से कम जितने फिजिक्स के चैप्टर आ रहे हैं सब बताऊंगा। अगला देखिए, अच्छा एक चीज देखिए, जो दूरी होती है, डिस्टेंस, वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होती है। आप यहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा भी चलें तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा, दूरी ना तो नेगेटिव होगी ना ही जीरो होगी। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और यह एक अदिश राशि होती है। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूरी कैसी राशि है, तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि। अदिश का मतलब हो गया कि इसमें दिशा नहीं निर्धारित होती है, बस मैग्नीट्यूड होता है कि 1 किलोमीटर चला ये चला, किस दिशा में चला ये नहीं होता, ठीक है। अब इसी का एक सगा भाई होता है विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है, देखिए जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है ना। यहां से ए से बी तक जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यही इसका विस्थापन बोला जाता है। और देखिए अगर मैं इस तरह से लहराते हुए जाता हूं तो ये जो चला हुआ रास्ता पूरा है ना, ये दूरी बोली जाती है। समझ में आ गया, विस्थापन हो गया।
न्यूनतम दूरी होती है, देखिए प्रारंभ और अंत के बीच की न्यूनतम दूरी, यह एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि विस्थापन जीरो भी हो सकता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जीरो कैसे होगा? जैसे मान लो आपने ए यहां से चलना स्टार्ट किया, घूमते घूमते वापस यहीं फिर आ गए, तो आपका न्यूनतम दूरी क्या होगी? पहले जहां से शुरुआत किए थे, जहां एंड किए थे, न्यूनतम दूरी हो गई जीरो, तो इसका विस्थापन भी हो गया आपका जीरो। ठीक है, कुछ केसेस में यह ना अगर ऋणात्मक डायरेक्शन में जाती है तो बोला जाता है कि ये ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर ऐसा ऑप्शन बनता है तो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा कि विस्थापन में भी जीरो, में भी नेगेटिव, जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारी हो सकती है विस्थापन में। दूरी में केवल पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, इतनी बातें आप लोग समझ गए। चलें आगे बढ़े। ओके, देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी जो होता है, देखिए चाल, देखो चाल होता है ये दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। वेलोसिटी, वेग जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट बटा समय। ये दोनों के अंतर होते हैं। यहाँ पे दूरी लिखा जाता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, लेकिन दोनों के मात्रक जो होते हैं मीटर पर सेकेंड ही होते हैं। कई बार ये कंफ्यूज करके पूछ लेता है, दोनों के मात्रक क्या होंगे आपके? मीटर पर सेकेंड ही होंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। ठीक है, अब इतना ही रखेंगे, इतना ही पूछा जाता है। आप लोगों को वो सब नहीं बताऊंगा कि इनका बीमा क्या होता है, ये सब नहीं बताऊंगा, वो नहीं पूछा जाता है। देखिए उसके बाद एक्सीलरेशन या त्वरण, त्वरण क्या होता है? ठीक है ना, किसी वस्तु के वेग की परिवर्तन की दर, मतलब मान लो आप पहले v1 वेग से जा रहे थे, बाद में v2 हो गया, तो जो जितना समय लगा ना इसका अंतर, मतलब v2 माइनस v1 बटा टी, यही बोला जाता है, इसका त्वरण बोला जाता है। बात समझ गए? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये याद रखोगी इसकी यूनिट, त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात याद रखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसकी यूनिट। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, अगर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दोगे तो ये चीजें आ जाती हैं आपकी। बात समझ गए आप लोग? चले, देखिए यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग ये फार्मूला माइंड मैप लिए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिजिक्स तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको जितना काम आ जाए उतना सिखा दूंगा मैं, इसमें समराइज कर दूंगा। ठीक है, अगला हमारा आता है, क्वेश्चन बनते हैं दूरी समय ग्राफ से और वेलोसिटी समय ग्राफ से। हाँ, इससे बनते हैं। ठीक है ना, देखिए दूरी और समय के ग्राफ से हमें जो मिलता है वो चाल मिलती है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और ये हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाइएगा तो एक्स एक्सिस पे समय को लीजिएगा, वाई एक्सिस पे क्या लीजिएगा? डिस्टेंस, मतलब दूरी को लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ ले लेंगे। दूरी समय ग्राफ का 3 कंडीशन में ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, ये ढक गया क्या? एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था मैंने, वो कैसे ढक सा लग रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, खुल गया। चलिए आ जाइए क्लास में। हाँ, मैं ये बता रहा था, देखिए पहला ग्राफ जो पूछा जाएगा वो एक समान चाल का पूछा जाएगा। और एक समान चाल जो होती है, देखिए जैसे मान लो 3 मिनट में आप 3 किलोमीटर चले तो यहाँ पॉइंट मिला इन दोनों का, अगले 3 मिनट में फिर 3 किलोमीटर और बढ़ गए तो यहाँ मिला, फिर 3 किलोमीटर में उतने ही 3 मिनट में 3 किलोमीटर चले गए, ये बन गया। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है ग्राफ से, वो मैं बता देता हूँ अभी तक कैसे बने हैं। आपसे पूछेगा, 2-3 ग्राफ दे देगा कि इसमें से स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ कौन कौन से बनाते हैं। तो देखिए स्ट्रेट लाइन, एक तो देखिए ये बनाता है, एक समान चाल अगर है तो भी स्ट्रेट लाइन बनता है। दूसरा, अगर वस्तु स्थिर है तब भी देखिए जो ग्राफ बनता है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। स्थिर है कि मतलब जिस दूरी पे थी दूरी नहीं परिवर्तित होगी, दूरी परिवर्तित होती तो ग्राफ हमारा ऊपर बढ़ता जाता। दूरी नहीं, बस समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लाइन बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता है, एक यहाँ पे, ये बात याद रखोगे। और अगर पूछ ले कि वो दूरी समय का वो कौन सा ग्राफ है जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, तो वो होता है आपका असमान चाल। ये इस तरह से बनता है, मतलब कम टाइम में, जैसे बताया ना कि 5 मिनट में पहले 5 किलोमीटर चला, अगले 5 मिनट में 10 चल गया, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ उठ जाएगा ना। वहीं अगर डाउन होता तो ये ग्राफ ऐसे भी आ जाता। ठीक है ना, तो बस आपको ये पता करना है कि किसमें स्ट्रेट लाइन बनता है, किसमें कर्व बनता है, ये याद रखोगे। कोई एक याद रखोगे तो बाकी 2 तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ग्राफ का दूरी समय ग्राफ समझ में आ गया। यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, दिमाग में ये चीजें छाप लीजिए अपने। ठीक है, चलें
अब हम आ जाते हैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है त्वरण का। क्यों? क्योंकि जो त्वरण एक्सीलरेशन होता है ये वेलोसिटी के चेंजेस का, वेलोसिटी के चेंजेस अपॉन टाइम होता है ना, तो वेलोसिटी को ऊपर। अब इसमें देखिए क्या करोगे, टाइम को एक्स अक्ष पे करोगे, दिखाओगे, ठीक है, और वेग को, वेलोसिटी को वाई अक्ष पे दिखाओगे। सेम क्वेश्चन इस पे से भी बनता है, ठीक है, क्या कि कौन सा ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन दिखाता है? वो दिखाता है एक समान त्वरण। अगर एक समान त्वरण है ना तो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट बढ़ती जाएगी, तो ये ग्राफ आता है आपका, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आता है, सीधी रेखा आती है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। दूसरा इसमें भी पूछता है कि दूसरा कब कंडीशन होती है जब स्ट्रेट लाइन आता है? वो आती है जब किसी वेग में कोई एक्सीलरेशन ना हो, ठीक है, नो एक्सीलरेशन की कंडीशन बोली जाती है, या इसी को बोला जाता है एक समान वेग। अच्छा ये बात याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के पेपर में कि अगर वो एक समान वेग से गिर रहा है कोई वस्तु, तो ये समझ लेना कि उसका वेग जो है वो जीरो है, उस पर कोई वेग कह रहा हूं, एक समान वेग से गिर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू जीरो होता है, कोई एक्सीलरेशन काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन पे उस पर फोर्स भी नहीं काम करेगा क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो ए इक्वल टू जीरो हो गया तो फोर्स भी पूरा जीरो हो जाता है। एक बार क्वेश्चन बना था कि कोई वस्तु ऊपर छत से नीचे एक समान वेग से गिराई जा रही है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो शून्य होता है, ठीक है ना। अभी बल वाले पे भी पहुंचेंगे, वो सब भी बताऊंगा, ठीक है। यहां तक चीजें हो गई। अब देखिए अगला पूछता है कि किस ग्राफ में जो है कर्व बनता है, वेलोसिटी टाइम का कौन सा ग्राफ कर्व बनता है, तो ये असमान त्वरण वाला बनता है, ठीक है ना। कभी त्वरण समझते हो, एक्सीलरेशन, बाइक में एक्सीलरेटर देते हो आप ना, कभी हन्ने से भगा दिए तो वो समझ लो ग्राफ बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ गया, आपने ब्रेक मार दिया तो ग्राफ नीचे बढ़ रहा है, ये समझ लो, ग्राफ को ऐसे रिलेट कर लो। तो असमान त्वरण अगर बढ़ाओगे तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, ये बस याद रखो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। चले, ग्राफ का हो गया, दूरी समय से हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, मैं ना चाहता हूं कि आप लोग को लाइव पढ़ाऊं, क्योंकि कुछ चीजें अगर रह जाती है तो आप लोग के कमेंट्स आएंगे ना, तो मैं बता पाऊंगा कि वो भी बता पाऊं। इस तरह से जब मैं वीडियो खत्म कर लेता हूं, कई बार मुझे याद आता है कि यार एक छोटी सी पॉइंट रह गई है, ये भी बताना चाहिए था। तो उसके लिए मैं आप लोगों से एक चीज मांगना चाह रहा हूं कि ये है कि बस जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले तो वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर एक व्यक्ति अगर एक एक सब्सक्राइबर भी लाता है, किसी एक दोस्त को शेयर करके बस एक सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है ना। तो या फिर आपके घर में किसी का और फोन होगा, बस एक व्यक्ति एक ले आ देगा, ठीक है ना। तो इतने से हो जाएगा, थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी ना तो मैं चीजें लाइव पढ़ाने लग जाऊंगा, और लाइव पढ़ाने से आप लोग का काफी बेनिफिट होगा। तो जब आप लोग लाइव वाली क्लास को भी रिकॉर्डेड में भी देखोगे ना, तब भी आपको फायदा ये होगा कि चलो ये चीजें पॉइंट रही नहीं है। तो मुझे भी कई बार ये फील होता है कि यार ये वाला पॉइंट भी बता देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अगर सामने से डाउट आ जाता है तो बताना अच्छा लगता है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं कभी भी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ लेकिन ये चीज़ों का ध्यान रखना, जो लोग भी कमेंट करेंगे आज की हाँ सर मैंने सपोर्ट किया है, मैंने एक सब्सक्राइबर करवाया है, मैं उन लोगों का नाम भी बोलूँगा अगर आप लोग नाम अपना लिखोगे तो, ठीक है। और पहले से ही मैं उन सबको थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो है देखिए लाइट वगैरह से, लाइट से है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पहले मैं वो चीजें बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है ना। ये दो चीजें होती है, प्रकाश की दो चीजें होती हैं, एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है, ठीक है। जब प्रकाश, यहाँ पे देखिए बनाया है मैंने फिगर भी, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में आ जाए तो इस कंडीशन को परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखोगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें एक आपतित किरण होती है, एक परावर्तित किरण होती है, और ये नॉर्मल होता है, इनके बीच का कोण जो होता है ये बराबर होता है, जिस एंगल से एंटर करेगी उसी एंगल से बाहर जाएगी। देखिए अगर आप लोग पढ़ाई किए होंगे, प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे या चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, ये चीजें एकदम दिमाग में छप रही होंगी आपकी, एकदम से पूरा रिविजन हो रहा होगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है वर्ड अपवर्तन, ठीक है ना, अपवर्तन या फिर रेफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। जैसे ये मान लो कांच है आपका, कांच का माध्यम है, इधर एयर है, ठीक है। कोई प्रकाश किरण इस तरह से आई, यहाँ ये नॉर्मल है इसका, जब आती है इसे बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम और कांच जो होता है इसका सघन माध्यम होता है। विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, थोड़ा सा जाना इधर था इसको, ये इधर मुड़ जाएगी।
इसका अपोजिट होता है सघन से विरल में जाएगी तो ये दूर चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया अपवर्तन। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूजन रहते हैं कि परावर्तन क्या है अपवर्तन क्या है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना आप लोगों को, ठीक है, बात समझ गए। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने इसको नोट पॉइंट लेके ही लिख लिया है। यहाँ पे पूछा गया था, कह रहा है एक लेजर टार्च से प्रकाश को, लेजर का टार्च होता है, प्रकाश को एक एक करके प्रिज्म और कांच की स्लैब पर, एक तो प्रिज्म पे डाला गया फिर कांच की स्लैब पर डाला गया, ठीक है। स्लैब पर डालने पर दोनों में क्या होता है पूछ रहा, बारी बारी से किसमें क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया था, अपवर्तन परावर्तन इस तरह से दिया था, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही कंडीशन में अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि प्रिज्म भी तो कांच का ही बना होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो एंटर कर रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले आ दिया, ठीक है। चलें आगे बढ़े, आ जाइए अगली बात देखिए क्या कह रहा है। ये भी फिगर लग रहा है एक के ऊपर एक हो गया है, रुक जाइए एक सेकंड में, फोटो को थोड़ा सा ना नीचे कर दो इसको, हाँ ठीक है खुल गया। अच्छा अब एक क्वेश्चन बनता है, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। अगर 2 समांतर दर्पण इस तरह से रखे हुए हैं और आपको यहां बीच में खड़ा करा दिया जाए तो पूछता है आपकी टोटल कितनी इमेज फॉर्म होगी। तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होती है वो अनंत इमेज बनती है, ठीक है, मैंने ये बात रख रखी है, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनता है। दूसरा मान लो ये तो पेपर में आया था, मान लो वो किसी थीटा एंगल पे दे दे कि आप 30 डिग्री पे खड़े, जो मिरर है वो 30 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, तो कितना बनेगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बटा थीटा माइनस 1 कर दीजिएगा। ये कैसे याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा कि मान लो थीटा आपका 30 डिग्री हो गया तो आप लिखोगे 360 बटा 30 और माइनस 1, तो ये कट करके आ जाता है 12 माइनस 1, 11 इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करा दिया तो ये चीजें याद रहेंगी, तो ये फार्मूला याद रखना है। और ये वाला जब समांतर होंगे तो क्या होंगी, कितनी इमेज बनती है, अनंत बनती है, ये बात याद रखना है। तो इससे इतने क्वेश्चन आए थे, आगे कुछ टॉपिक आगे पीछे हैं लेकिन मैं सारा रिवाइज करवाऊंगा, घबराइएगा मत आप। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है आपके इससे सरल लोलक से, 1-2 बार मैंने कई पेपरों में देखा कि ये बने हुए थे, तो हमारा फर्ज है कि इसको भी इसमें समेट लेते हैं, ठीक है। सरल लोलक क्या होता है, इस तरह से एक धागे से बांध करके इसको एक बॉल को टांग दिया जाता है, ठीक है। ये इस तरह से टू और फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे गति करता है, इसमें एक रस्सी लगी होती है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है इसके टाइम पीरियड से। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। L क्या होता है, ये जो रस्सी है ना, ये धागा है, इसकी लंबाई, जी तो ग्रेविटी है, ठीक है। इसमें पिछली साल क्वेश्चन क्या बना था, उसने पूछा था कि अगर रस्सी को 4 गुना कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अंडर रूट में अगर 4 हो जाएगा तो बाहर निकलेगा तो 2 ही आएगा ना, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 गुना हो जाता है, रस्सी 4 गुना होगी। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि अगर रस्सी को 16 गुना कर दो तो कितने गुना होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, उसका रूट लेना है आपको, ये फार्मूला याद रखोगे, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि अगर इस बॉल को मैक्सिमम हाइट पे ले चले जाएं तो क्या क्या घटना होती है, उससे मैंने सारी घटना ही ले लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा है, एक साधारण पेंडुलम के बॉब को माध्य स्थिति से बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है, तब बॉब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से, उसकी बात करते हैं। जब बॉल आपकी यहाँ पे आ जाती है एकदम ऊपर मैक्सिमम पे, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो त्वरण होगा ये मैक्सिमम हो जाता है। देखिए उसका त्वरण क्या हो जाता है, सबसे अधिकतम हो जाता है। एक तो ये बात याद रखोगे आप लोग। दूसरा क्या होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल भी मैक्सिमम हो जाता है, इस पे जो फोर्स बल काम करके लेके जाता है ऊपर, वो भी मैक्सिमम हो जाता है। ये चारों पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना, ये भी मैक्सिमम हो जाता है। अब देखिए जब यहाँ पे ये जाएगा तो इसका वेग जो हो जाएगा, मैक्सिमम ऊंचाई पे चला गया तो वेग शून्य हो गया। जब वेग शून्य हो गया तो गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² होता है ना, m इंटू वी स्क्वायर। जब v ही 0 हो गया तो ये सब कुछ 0 बन जाता है। तो मैक्सिमम ऊंचाई पे जाने पे गतिज ऊर्जा शून्य होती है, और जब गतिज ऊर्जा की अपोजिट हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा वहां पे सबसे अधिक होती है। मैंने बता दिया कि वहां पे वेग क्या होगा, शून्य होगा एकदम मैक्सिमम ऊंचाई पे जाने पे, ठीक है ना। ये बातें याद रखोगे। ये पूछा गया था कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे क्या क्या घटना हो सकती है, सही वाला बताओ। तो सारे सही मैंने लिखवा दिया आपको। चलें
देखिए बॉब से मतलब पेंडुलम से इतने ही क्वेश्चन बने थे, मैंने इतने ही लिया। पढ़ाने को तो पूरी फिजिक्स पढ़ी हुई है, मैं पढ़ाता रह जाऊँ तो दिन भर पढ़ाता रह जाऊँगा। देखिए अगला आपका साउंड से आता है क्वेश्चन, एक बार ही बना था। सबसे पहले तो ये बात समझो कि साउंड को उत्पन्न होने के लिए कंपन होना जरूरी है। जैसे ये देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में कंपन होता है तो साउंड उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं अपने हाथ पे जोर से मारूं, कंपन होगा, तब जाकर के आवाज आएगी। चट्ट से टेबल पे मारूं तो आवाज आएगी, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बना था कि किसकी आवश्यकता होती है, तो कंपन की आवश्यकता होती है। ये बात याद रखोगे, ठीक है ना। अब एक बार और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि के चाल के बारे में। देखिए ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है, पहली बात याद रखोगे, ठीक है। ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं ट्रेवल करती है, दूसरी बात याद रखोगे। सब लिखा हुआ है इसमें, मैं तो याद है तो बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है आपका सॉलिड में, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक स्टील है, एक और कोई धातु है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, तो स्टील में होता है सबसे ज्यादा तेज इसकी ध्वनि। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम तथा गैस में कम होता है और निर्वात में शून्य होता है। ये बात याद रखोगे। ध्वनि से इतना लगभग क्वेश्चन बनेगा। और इसका मान लो एडवांस में भी बता देता हूँ, पूछा तो नहीं गया। ध्वनि को मेजर किया जाता है डेसिबल में, ये भी बातें याद रखोगे, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। प्रकाश और ध्वनि का कंपैरिजन बनता है। देखिए प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि से अधिक होती है। इसको अगर भूलता है ना कि ध्वनि और प्रकाश में चाल किसकी अधिक है, तो याद रखना कि जब आसमान में बिजली गड़कती है ना, तो सबसे पहले हमें धरती पे उसकी चमक दिखाई देती है, आवाज गड़गड़ाहट की बाद में आती है। इसका मतलब लाइट पहले चली आई ट्रेवल करके, और आवाज जो है क्या है, साउंड जो है वो बाद में आया। तो इसलिए क्या क्या कहते हैं, इसकी दूरी जो चाल जो होती है प्रकाश की वो अधिक होती है, किससे, साउंड वेव से, ठीक है ना। ये बात याद रखोगे। अब देखिए अब मैंने बताया ना कि ध्वनि को संचरण करने के लिए, चलने के लिए, मूव करने के लिए माध्यम जरूरी है, मीडियम जरूरी है। लेकिन प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है, तभी तो सन से लाइट धड़ से आ जाती है 8 मिनट के अंदर में। ये याद रखोगे एक बात। और एक बात ये याद रखो कि प्रकाश हो जाए चाहे ध्वनि हो जाए, साउंड हो जाए, दोनों ही सीधी रेखा में गति करते हैं। ये बात याद रखोगे। ये देखिए मैं पूरा फिजिक्स नहीं एक बार एक साथ पढ़ा पाऊंगा, ये माइंड मैप बनवा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर इतना भी याद रखोगे, इससे रिलेट करके बहुत चीजें आपको याद आ जाएंगी पेपर में। चलें आगे बढ़े, ठीक है ना। देखिए अगला टॉपिक क्या है, ये कह रहा है कि किसी, अच्छा एक देखिए क्या है, किसी प्लास्टिक का अगर बोतल है, ये एक क्वेश्चन बना था तो मैंने क्वेश्चन ही ले लिया। इसके ढक्कन पे आपने क्या किया, बलून लगा दिया। अब कह रहा है कि जब ढक्कन में बलून लगा दिया, इस बोतल को अगर आप गर्म पानी में डालोगे ना, तो बलून जो है फूलने लगेगा, क्योंकि एयर का प्रसार होगा, फूलने लग जाएगा। इसका अपोजिट जब इसे आप ठंडे पानी में रखोगे तो ये पिचकने लग जाता है। ये क्वेश्चन बना था 2 सेट में, तो मैंने ये ले लिया है। कह रहा किसी प्लास्टिक के बोतल के मुख पर गुब्बारे बांधने पर, पहला, बोतल को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा फूलता है तथा ठंडा करने पर पिचक जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, आया हुआ प्रीवियस ईयर में, ठीक है। यहां से हो गया, वायु से हो गया हमारा, साउंड से हो गया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये भी फोटो एक के ऊपर एक लग गई, रुक जाइए थोड़ा सा, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, ये फोटो नीचे कर दूं मैं। हाँ ठीक है। देखिए फ्यूज तार कैसे होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन बना था। जो फ्यूज तार होता है आपका वो मिश्र धातु होता है, किसका, तांबा और टीन और शीशे का। ये याद रखना, कई बार यही पूछ लेता फ्यूज तार क्या होता है, तो ये मिश्र धातु होता है। और फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है कि पतला होना चाहिए तार, उच्च प्रतिरोध होता है उसका, ठीक है ना, प्रतिरोधकता हाई होती है, निम्न गलनांक होता है। ये 3 विशेषता याद रखोगे फ्यूज तार से, अगर आ गया पेपर तो। अच्छा ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा एक बारी क्वेश्चन देखिए, यहां से बना था मिरर से, प्लेन मिरर या समतल दर्पण से कैसे बनता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। एक तो याद रखो, अगर कोई समतल दर्पण है, आप उसके सामने जितनी दूरी पे खड़े होंगे, समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे आपकी फोटो बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो एक्स मीटर पे खड़े होंगे तो इमेज भी एक्स मीटर पे बनेगी। यहां से न्यूमेरिकल आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे आप मूव करके 3 मीटर इधर चले आए हैं, तो इमेज भी मूव करके 3 मीटर इधर आ जाएगी, शीशे के पास, मिरर के पास तरफ आ जाएगी। एक ये याद रखोगे। एक क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा गया था कि अगर 2 मिरर को 90 डिग्री पे रख दिया जाए
आपतन कोण अपवर्तन कोण प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, अगर एंगल ये रे आपतित किरण थीटा कोण से आती है तो ये परिवर्तित भी थीटा से होगी, तो ये 90 माइनस थीटा बचेगी। दूसरे वाले के लिए अल्फा से एंटर करेगी, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लेना। ये पूरा क्वेश्चन मैंने PYQ में सॉल्व कराया, वहां देख लीजिएगा। फिर ये परिवर्तित होगी, जब निकलेगी तो अल्फा से ही निकलेगी। इसमें दोनों का परावर्तन कोण पूछा था, ये क्वेश्चन जाके देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। PYQ 20 डेज सीरीज में आपको मिल जाएगा। चलें अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मान लो जैसे आइसक्रीम है, गर्मी में उसको कैसे संरक्षित रख पाओगे, और ठंडी में पूछा गया था कि 30 डिग्री टेम्परेचर पर, गर्मी में 30 डिग्री टेम्परेचर पर और शरद के ठंड के 3 डिग्री टेम्परेचर पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप कहाँ रखोगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था, तो वो ब्लैंकेट मतलब कंबल का इस्तेमाल करोगे उसको पिघलने से रोकने के लिए। क्यों? कंबल जो होता है उष्मा का रोधक होता है, अंदर की गर्मी या ठंडी को बाहर नहीं जाने देता और बाहर से अंदर नहीं आने देता। तो ये ऑप्शन लगा दोगे, देख करके चौंकना मत कि आइसक्रीम को कंबल में कैसे रखोगे, वहां पे और भी गुण होते हैं, उसको उस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखोगे। देखिए यहाँ मैं एक एक लाइन जो बोल रहा हूँ ना, एक एक लाइन आपके लिए क्वेश्चन है, आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये कोई वो नहीं, ये माइंड मैप का मतलब ही यही है कि आपकी चीज़ों शॉर्ट नोट बना के यहाँ चिपकवा दूँ मैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देखिए घनत्व से एक क्वेश्चन बनता है। घनत्व का सबसे पहले तो आप फार्मूला याद रखोगे कि मास अपान वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। आयतन, किसी वस्तु का घनत्व क्या दिखाता है कि उसके अंदर जो मास बढ़े हो, कितनी ठूस ठूस के बढ़े हैं, उसका घनत्व की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मास अपान आयतन होता है, ये याद रखोगे घनत्व, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से बनते हैं कि कौन सी वस्तु किसके ऊपर तैरेगी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये याद रखोगे, कम घनत्व वाली वस्तु अपने से अधिक घनत्व वाले द्रव पे हमेशा तैरती है, ठीक है ना। क्या उल्टा तो नहीं, कम घनत्व की वस्तु अपने से अधिक घनत्व के द्रव में ये तैरेगी, यहां उल्टा लिख दिया है मैंने शायद, तैरती है, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन लिया हूं, यहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो पारा है, पारे का घनत्व दे रखा है 13,550 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मक्के का तेल है, इसका घनत्व 900 है। ये तांबा है, इसका घनत्व 8000 है। तो आप बताओ, सबसे नीचे तीनों द्रव को अगर हम मिला दें तो सबसे नीचे आपका पारा आ जाएगा। क्यों? जितना ज्यादा घनत्व वो उतना नीचे जाके बैठता है। इसके ऊपर तांबा आ जाता है क्योंकि उसके बाद इसका घनत्व है। इसके तांबे के ऊपर तैरेगा कौन सा, मट्टी, वो मक्के का ऑयल, ये तैरेगा। तो समझ गए ना, तैरने की कंडीशन से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से भी मैंने तमाम क्वेश्चन करा रखे हैं आपके PYQ सीरीज में। ये बात समझ में आ गई, घनत्व तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो कोई नहीं, अब हम आगे आ जाते हैं। ये टॉपिक देखिए मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ठीक है ना, v1 वेग से जाते हैं और v2 वेग से आते हैं, समान दूरी तय करते हैं, तो औसत चाल हो जाता है आपका 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, दे देगा कि एक बच्ची अपने घर से अपने दोस्त के घर 15 किलोमीटर से गई है, स्पीड से गई है, वापस 18 की स्पीड से आई है, तो उसकी औसत चाल बताओ। तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। चले अब एक क्वेश्चन आता है आपके फ्रिक्शन चैप्टर से, ठीक है। एक सेकंड, इसको भी फोटो डिस्टर्ब हो गई। हाँ, एक क्वेश्चन आपका आता है किससे, फ्रिक्शन वाले चैप्टर से। इसमें क्या, घर्षण आप लोगों को पता होता है, वस्तु की गति का विरोध करने वाला जो गुण होता है उसे उसका घर्षण बोलते हैं। क्वेश्चन जो बनता है यहां से बनता है, इसमें पूछेगा आपसे, क्रम पूछ लेगा, सबसे ज्यादा कौन सा घर्षण लगता है, सबसे कम कौन सा घर्षण लगता है। तो देखिए 3 तरह के घर्षण होते हैं, एक लोटनिक घर्षण होता है, सर्पी घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण होता है, ठीक है ना। 3 घर्षण होते हैं। सर्वाधिक जो होता है वो स्थैतिक घर्षण होता है, सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण, बीच में आता है सर्पी घर्षण, ठीक है ना। लोटनिक घर्षण का मतलब जैसे गाड़ी का टायर ऐसे लौटाते हुए लेके जाओ ना, तो जो घर्षण लगता है वो बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण की कोई वस्तु एकदम स्थिति में है, उसको उठा के लेके जाना है या मूव कराना है, तो उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। सर्पी घर्षण की कोई वस्तु सिलक करके जाए धक्का दे करके। बात समझ में आ गया। यहाँ से ऐसे ही पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछ लेगा घटता क्रम बताओ या बढ़ता क्रम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रकाशी के यंत्रों में ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि का सही क्रम क्या होगा। आपके सामने दे देगा, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, CFL हो गया, LED हो गया। सबसे अधिक ऊर्जा का जो क्रम होता है
सर्वाधिक जो ऊर्जा होती है वो एलईडी की होती है, उसके बाद आपका CFL आता है, फिर आता है ट्यूबलाइट आती है, फिर आता है तापदीप्त बल्ब आता है। तो ये क्रम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना था इसलिए ले लिया, दोबारा बनने की भी संभावना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मैग्नेट चैप्टर पे। यहाँ से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मैग्नेट आप समझते हैं, दो तरह के मैग्नेट यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और एक मैनमेड होता है। ठीक है, प्रकार की बात करें तो एक बार मैग्नेट होता है इस तरह से, इसमें नॉर्थ साउथ होते हैं पोल। एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है, इस तरह से बना होता है। ठीक है ना, इसमें भी नॉर्थ और साउथ बनते हैं। तो यहाँ से कम क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता है। इसमें मैंने देखो सब बता रखा है, इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल में क्या होता है कि जो ये बल रेखाएं होती, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर करती हैं। डायरेक्शन पूछेगा कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, नॉर्थ से साउथ होती हैं। वहीं अंदर जो होती हैं, ये अंदर भी जाती हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ होती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी सारी प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ कि बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ, बाहर बाहर S2 और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ ट्रेवल करती हैं बल रेखाएं, याद रखोगे। दूसरा कि ये एक क्लोज लूप बनाती हैं, ये लूप बन गया ना, इस तरह से गए और इस तरह से आगे, एक क्लोज लूप बनाती हैं, ये याद रखोगे। ठीक है ना। तीसरी बात याद रखोगे कि ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ठीक है ना। यहाँ पे फैन बंद करने के बाद गर्मी बहुत लगती है, पसीने होने लगते हैं। कोई नहीं, आ जाओ। ठीक है ना, ये हो गया, बंद लूप बनाती हैं और एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। ठीक है ना। और बल रेखाएं सबसे अधिक ध्रुवों पे होती हैं। एक ये याद रखना है कि यह ध्रुवों पर अधिक तथा मध्य में कम होती है, यहाँ कम होती है, ध्रुवों पे अधिक होती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, आधे घंटे की लगभग होने वाली है, हो गई होगी। अगला क्या कह रहा है देखिए। हाँ, अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा अगर कोई विद्युत का तार है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत के तार में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ चुंबक बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये एक अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन बना था कि विद्युत चुंबक कैसा चुंबक होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, अस्थायी, टेम्परेरी चुंबक होता है। विद्युत धारा बहते तार के चारों ओर अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि धारा के खत्म होते ही समाप्त हो जाता है। अगर करंट हटा दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र खत्म। ये हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, किसी जल के क्वथनांक और हिमांक की बात है। अगर कोई जल है, इसमें अशुद्धि मिला दे, इम्प्योरिटी मिला दिया जाए, तो इसका क्वथनांक 100 से प्लस हो जाता है, 100 से बढ़ जाएगा। मतलब जो पहले 100 पे उबलता था, अब वो 102, 103 पे उबलेगा। जो पहले 0 डिग्री पे बर्फ बनती थी और घट जाएगा, वो माइनस में जाके बर्फ बनेगा। ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब हम जल में अपशिष्ट पदार्थ, इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जैसे नमक वगैरह मिला देते हैं, तब। ठीक है, देखिए, किसी जल में अशुद्धि मिलाने पर जल का क्वथनांक 100 से बढ़ जाता है तथा हिमांक 0 से घट जाता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं लिखित में देता हूं, आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बनता है कि पिन होल कैमरा जो होता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, पिन होल कैमरा प्रकाश के सीधी रेखा के गमन के सिद्धांत पे काम करता है, कि प्रकाश स्ट्रेट लाइन पे चलती है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस होता है पिन होल कैमरा। ठीक है ना, प्रकाश की सीधी रेखा पे गमन पे आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये कैसा इमेज बनाता है, तो ये जो प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक बनाता है, उल्टा और छोटा बनाता है, इतना याद रखोगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये फोटो ना एक डिस्टर्ब हुआ, सारी फोटो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लग गई। हाँ, अब देखिए, कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से बहुत रेयर केस पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ये फार्मूला बस याद रखो, V = IR, यही होता है ओम्स लॉ। इसमें क्या होता है, विद्युत विभव R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट जो होता है R रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात याद रखोगे। आपसे कई बार पूछ लेगा सबसे अधिक अच्छी तरीके से करंट किस में फ्लो, किस धातु में फ्लो करता है, तो वो होती है चांदी होती है। ठीक है ना। कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो वो ग्रेफाइट होता है। ये सब याद रखोगे, ये तो पता ही होगा। अब देखिए, एक रजिस्टिविटी से क्वेश्चन आता है, R = ρL/A से। यहां से न्यूमेरिकल बना था, इसलिए फार्मूला भी दे दिया। ये होता है प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी। ठीक है, ये L जो होता है तार की लंबाई, ये तार का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। अगर ऐसे तार है, इसके मुहाने का जो क्षेत्रफल है वो A होता है। ठीक है ना।
अभी तो आप लोगों को ये समरी बता रहा हूँ, जब मैं सीटेट पेपर के बाद पूरा डिटेल में मैथ और साइंस का पूरा बैच लेके आऊँगा तब आप लोग देखिएगा ये सारी चीज़ें अगर ना दिमाग में छापवा दिया तो आप लोग कहना सब याद करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो अब देखिए चुंबक से एक बार और क्वेश्चन बना था कि अगर कोई चुंबक है इस तरह से और इसको बीच से 3-4 भाग में काट दिया जाए तो इसके ध्रुवण पे, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भैया अगर सीधा सीधा काटोगे, लंबाई के अगेंस्ट काटोगे ना, तो जितने पार्ट करोगे उतने ही डिवाइड हो जाता है उसका पार्ट। मान लो जैसे एक ये चुंबक था, इसका जो ध्रुव की पावर होती है ना, अगर इसको मैंने काट के सीधा सीधा 2 बना दिया तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 ध्रुवण शक्ति इसमें आ जाएगी, 1/2 इसमें आ जाएगी। अगर 3 बनाता तो 1/3 आ जाते हैं, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर इसी चुंबक को इस तरह है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसको काटे इस तरह से ना काटे, इस तरह से फाड़ दे 2 भाग में, तो इनके ध्रुवण शक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं ऊष्मा वाले चैप्टर पे, ठीक है ना। इसमें क्या है, देखिए ऊष्मा जो होती है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ बहती है, ठीक है ना। कोई भी अगर गर्म वस्तु, वो बोलो एक लोहे की रॉड हो, उसका एक कोना आप गर्म कर दो तो धीरे धीरे जो ठंडा होता है ऊष्मा उधर चली जाती है, पूरा एक बराबर कर देती है, ठीक है। अब देखिए ये एक जो ताप मापन के पैरामीटर होते हैं उनका एक रिलेशन होता है, C/5 बराबर F-32/9 = K-273/5 बराबर R/4। R र्यूमर्स को दिखाता है, यहाँ से कम क्वेश्चन बनता है। K जो होता है ये केल्विन को दिखाता है, F फॉरेनहाइट को दिखाता है, C सेंटीग्रेड टेम्परेचर को दिखाता है सेंटीग्रेड पे। आपसे इसका रिलेशन पूछ सकता है या इसका रिलेशन पूछ सकता है, तो ये मेन फार्मूला याद रखोगे तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, यहाँ तक चीजें समझ गए। अब हम लोग ले लेते हैं अपना वो ग्रेविटी वाला चैप्टर भी ले लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ अर्थ जिस पावर से खींचते हैं उसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक तरह का नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है, असंपर्क बल है। गुरुत्व बल आभास करने के लिए संपर्क होना जरूरी नहीं है। आप जो है छत पे भी रहेंगे, वहां से भी चीजें छोड़ोगे तब भी वो खींच लेगा, जबकि सटा नहीं है तब भी। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कैसा फोर्स होता है जो गुरुत्व बल होता है, तो नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होता है, ये याद रखोगे, ठीक है। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक कॉइन है, सिक्का है, ऊपर से नीचे क्यों गिर रही है, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, ठीक है ना। यहाँ तक चीजें समझ गए। अब हम लोग दर्पण के छोटी सी चीजें हैं इनको देख लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है जो पूछे गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी दिखाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। उत्तल, क्योंकि मैंने अपने इस स्लाइड में उत्तल लेंस के बारे में और उसके बारे में नहीं लिया है टॉपिक, एक ही बार क्वेश्चन आया था, तो आप ये बात याद रखोगे कि उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी भी बनाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें गलत कौन सा है, तो यही वाला गलत था, उसने दे रखा था केवल वास्तविक बनाता है, तो ये दोनों बनाता है, ठीक है ना। एक बात ये नोट करके रख लो कि चीनी का जो घोल होता है, चीनी का विलयन होता है, उसमें भी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो सकती, क्योंकि चीनी के घोल आयोनाइज नहीं होते हैं, ये विद्युत के कुचालक इसीलिए हो जाते हैं। आपसे पूछ लेगा नमक का घोल है, चीनी का घोल है, किसमें विद्युत बहेगी, तो नमक वाले में बह सकती, चीनी वाले में नहीं बहती है, ठीक है ना। एक नोट पॉइंट ये याद रखोगे कि बहुत बड़ी वस्तु को छोटा इमेज देखने के लिए आप कौन से दर्पण का इस्तेमाल करोगे, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक बहुत बड़ी मीनार है, उसको मैं देखना चाह रहा हूं, कौन सा दर्पण इस्तेमाल करूं, तो बोलना भैया उत्तल दर्पण लेके आओ, ये याद रखोगे, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन बना था कि चांद के सतह पर गुरुत्व बल है कि नहीं है, चांद की सतह पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, ये भी याद रखना कि चांद की सतह पे गुरुत्व बल भी है लेकिन बहुत कम है, पृथ्वी का 1/6 है। और नासा वालों ने ये बताया है कि चांद पर ऑक्सीजन भी है, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत सोच समझ करके टिक करना, उसमें असर्शन रीजन या इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं है तो धड़ दे मत मार देना बिल्कुल ही नहीं है, नहीं तब बोला जाता जब बिल्कुल ही नहीं न हो, लेकिन नासा ने बताया है कि वहां पे है ऑक्सीजन, तो हमें टिक करना होगा कि है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये याद रखना कि एक मछुआरा है, उसको एक मछली जो है थोड़ा उभरी हुई है, उसका बिंब दिख रहा है, तो उसको अपनी जो मछली पकड़ने वाला यंत्र है कहाँ पे लगाना चाहिए, तो उसको नीचे की तरफ लगाना चाहिए। देखिए एक मछुआरे को मछली की आभासी स्थिति से नीचे की तरफ अपनी बर्छी को लगाना चाहिए, ये याद रखोगे,
ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ नहीं लिखा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर पानी में कोई वस्तु आप जितने भार का डालोगे, जो पानी बाहर आएगा वो उसके भार के बराबर होगा। ये भी इससे क्वेश्चन बनता है। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से होती हैं कि हर एक वाटर अपना, पानी का अपना क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है अगर कि मच्छर जो होता है पानी पे क्यों दौड़ पाते हैं, तो उसके पीछे भी यही रीजन होता है कि पानी के जो पृष्ठ तनाव होता है वो फाड़ नहीं पाते, इसलिए उस पर दौड़ पाते हैं। ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं। अच्छा देखिए, स्प्रिंग वाले से एक बार क्वेश्चन बना था आपका। स्प्रिंग से क्या क्वेश्चन बना था कि देखिए, पहले तो ये याद रखिएगा कि स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्प्रिंग के अंदर डिस्टरबेंस, मतलब विस्थापन के स्क्वायर के, यहाँ स्क्वायर होगा, विस्थापन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर वर्ड में भूल गया था, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि लाइव क्लास पढ़ाऊँ तो ये चीज़ें आप लोग बता दिया करोगे या मुझे एकदम से याद आ जाएगा। कुछ टॉपिक रहेगा तो जैसे मच्छर वाला होगा, ये सब बताता रहूँगा। इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग बस एक एक सब्सक्राइबर लेके आ जाओ। ठीक है ना, एक खुद और एक और अपने पास से, चाहे दोस्त से करवा दीजिए शेयर करके या घर में किसी का हो। ठीक है ना। इसमें देखिए स्प्रिंग से क्या क्वेश्चन बना था, स्प्रिंग से क्वेश्चन बना था कि वह कौन सी स्थिति होगी जब स्प्रिंग के जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह न्यूनतम होगी। तो उसमें ऑप्शन आप मारिएगा, बी ऑप्शन पे दिया होगा कि जब स्प्रिंग अपने नॉर्मल स्थिति में पड़ी होगी, जमीन पे ऐसे ही पड़ी होगी, कोई खिंचाव या तनाव नहीं होगा, तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है पेपर में, ये बी ऑप्शन पे दिया रहेगा, आप टिक मार के आ जाना। आपसे पूछेगा 3-4 फार्मूला दे करके कि इन फार्मूले में कौन से समान है। एक दे देगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा देगा वाट सेकंड दे देगा। तो ये दोनों आपस में समान होते, बी ऑप्शन पे दिया होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सीटेट में 2 से 3 बार पूछा है, रेलवे के एक एग्जाम में भी देखा था मैंने, एक और कोई पेपर प्रीवियस देख रहा था उसमें भी था, सेम क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट समझा, हो सकता है डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और वाट सेकंड, ये किसके ऊर्जा के ये मात्रक है। ठीक है, तो इतना जो था हमें आप लोगों के साथ समराइज करना था वो कर दिया। एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि अवतल दर्पण के वस्तु के स्थिति के हिसाब से प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा, उससे पूछता है। ये भी फटाफट से मैंने डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब जो होता है फोकस पे बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है ये ज़्यादातर केसेस में, एक लास्ट में ही बनता है, आभासी हो बनता है कब, जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु होती है। ठीक है, तब। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दे दिया मैंने। सेंटर पे होता है तो सेंटर पे ही रह जाता है, सी एफ के बीच में होता है तो पीछे चला जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। देखो इस तरह से है, जब ये हो गया सी, ये हो गया एफ। ठीक है, अनंत पे होगा, फोकस पे बनेगा, और पास ले आओगे तो ये इधर आएगा इमेज, इसको इधर लाओगे एकदम यहाँ तो बराबर पे आ जाएंगे, ये इधर जाएगी तो इमेज इधर जाने लगती है। ऐसे याद रखो। ठीक है ना, तब याद रहेगा। ये तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, इतना तो मैंने सब कुछ करा दिया। ठीक है, तो ये रहा आज की अपनी जो माइंड मैप की क्लास है, इतने पे हम समराइज करते हैं। अगर आप लोग पसंद करते हो, मुझे लगता है कि आप लोग मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी वो कर रहे हैं कि भैया हाँ चलो कर रहा है मेहनत, तो अगर आप, मुझे दिखता है कि सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े इंप्रूव होते हैं, आप लोगों के कमेंट और लाइक अच्छे आते हैं, तो कल जो है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी आपको पता है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं पूरा इससे भी बढ़िया तरीके से बिल्कुल अच्छे से माइंड मैप तैयार करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और सारा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी जितनी बायो अब तक आई है 10 सालों में, सब के सब आप लोगों को एक माइंड मैप बना करके आधे से 45 मिनट के घंटे, मतलब 45 मिनट के अंदर सब कुछ यहाँ छाप दूँ। ठीक है ना, तो मेरी मेहनत इतनी है, ये हमने अपना काम कर दिया। आगे का काम आपका है, इसको रिवाइज करना। ठीक है, शॉर्ट नोट खुद से तैयार करना। ठीक है, और जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।